तो एक फॉर्मूला पहले लिख रहे हैं, जो इसका ब्रह्मास्त्र बोलो कि प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन का जो एक मेन फॉर्मूला है, बकेट कैपेसिटी, बकेट फिल फैक्टर, ठीक है। कुछ चीज को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट वाला जो चीज रहेगा ना, वो हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन में भी आ जाए, ये ब्रैकेट वाला चीज है, ठीक है। ये यहाँ पे भी आ सकता है, ये यहाँ पे भी आ सकता है, दोनों में कहीं भी जगह हो सकता है। कब किस सिचुएशन में होगा वो बता देंगे, ठीक है। ये स्वेल फैक्टर है इंटू 3600 डिवाइड बाय साइकिल टाइम। ये साइकिल टाइम हमेशा सेकेंड में दिया हुआ रहेगा, इंटू फैक्टर ऑफ स्विंग। तो जो फैक्टर ऑफ स्विंग है, ये भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में कभी आ सकता है, कभी डिवीजन में भी आ सकता है। कब आएगा, किस सिचुएशन में आएगा, वो बताएंगे हम। इंटू टोटल मान लो 1 साल का निकाल रहे हैं, तो टोटल 1 साल का वर्किंग आवर कितना होगा, इफिशियंसी कितना होगा, यूटिलाइजेशन कितना होगा मशीन का, और डेंसिटी कितना होगा। इतना टन प्रोडक्शन होगा जिस भी आवर के लिए निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं कि मान लो नंबर ऑफ वर्किंग आवर इन ए ईयर, ठीक है। क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, सबका डिटेल। बीसी हो गया बकेट कैपेसिटी। इस फॉर्मूला को समझ लोगे ना, तो कभी भी एग्जाम में अगर प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन आता है तो गलत कभी नहीं होगा। बीएफ हो गया बकेट फिल फैक्टर, एसएफ हो गया स्वेल फैक्टर, एसएफ में हम स्टार मार्क कर दे रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई में भी जा सकता है, डिवीजन में भी जा सकता है। टीसी हो गया साइकिल टाइम, ठीक है। ये हमेशा सेकेंड में रहेगा, सेकेंड में है तभी 3600 से डिवाइड किया, अगर मिनट में रहेगा तो 60 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। एफएस हो गया फैक्टर ऑफ स्विंग। फॉर्मूला बहुत बड़ा है, लेकिन एक बार समझ लोगे ना तो इससे इजी फॉर्मूला नहीं है कोई। एच हो गया नंबर ऑफ वर्किंग आवर इन ए ईयर, नंबर ऑफ, ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं ये कहीं देख के नहीं लिखे हैं, ये मुझे भी याद है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्किंग आवर इन ए ईयर। ई जो हो गया वो हो गया यूटिलाइजेशन मशीन का, ठीक है। यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन परसेंटेज। और रो हो गया डेंसिटी, जो भी डेंसिटी मटेरियल है उसका, कोयला निकाल रहे डेंसिटी कोल लिख देंगे, टन पर क्यूबिक मीटर, केजी पर की जो भी रहे, ठीक है। तो ये सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला आते हैं कि बकेट फिल फैक्टर क्या होता है, ठीक है। ये जो भी लिखे हैं यहाँ शॉर्ट में सबका हम एक्सपांड करके लिख दिए हैं कि मीनिंग क्या है सभी का। अब समझने की कोशिश करते हैं एक एक टर्म को कि बकेट फिल फैक्टर क्या होता है। सर ये 1 आवर में आएगा वो साइकिल टाइम, साइकिल टाइम सेकेंड में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जब भी साइकिल टाइम मान लो अगर मिनट में दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला में जब 3600 से डिवाइड करना रहेगा ना, तो उस केस में तुमको साइकिल टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना होगा, ठीक है। बकेट फिल फैक्टर क्या होता है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल एफएस के ऊपर कुछ नहीं है, एफएस ही है, फैक्टर ऑफ स्विंग। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनसाइड द बकेट और रेशियो किसका है, ये इक्वल टू यहाँ लिखना है
बकेट कैपेसिटी कि बकेट कैपेसिटी क्या है, सिंपल अगर समझने कुछ। बकेट फिल फैक्टर मतलब जैसे मान लो एक शॉवेल मशीन है, ठीक है। एक शॉवेल मशीन है, ये मान लो इसका बकेट है, ठीक है। इसका बकेट कैपेसिटी मान लो 5 क्यूबिक मीटर है। होता है ना कि केजी, चलो कहीं भी बोलते हैं कि हाँ ये शॉवेल है, इसका बकेट कैपेसिटी 5 क्यूबिक मीटर का है। लेकिन जब एक्चुअल वो काम करता है तो 5 क्यूबिक मीटर रेयरली ही उसमें लोड होगा, है ना। मान लो बोल्डर आ गया, कुछ एकदम सॉफ्ट मटेरियल आ गया हो सकता है, तो क्या होगा कि ये जो एक्चुअल, जब वो एक्चुअल काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, वर्किंग कंडीशन में है, तो उस केस में एक्चुअल वॉल्यूम क्या है मटेरियल बकेट के अंदर। तो जितना बड़ा साइज का मटेरियल रहेगा, ठीक है, जितना कोर्सर साइज का रहेगा, मतलब जितना बड़ा साइज का रहेगा, बोल्डर वगैरह जितना रहेगा, तो उतना मटेरियल बकेट में कम आएगा या ज़्यादा आएगा, ये बताओ। और जितना ज़्यादा क्रश्ड मटेरियल रहेगा, तो बकेट में मान लो बकेट कैपेसिटी 5 क्यूबिक मीटर है, जब उसमें बोल्डर लोड करेंगे तो उसमें जो मटेरियल आएगा वो 5 क्यूबिक मीटर के आसपास में आएगा, या मान लो कि हो सकता है कि हाँ, अगर हम दे ऐसा ऑप्शन कि एक 5 क्यूबिक मीटर का बकेट कैपेसिटी है, ठीक है, जिसमें कोर्सर वाला मतलब बोल्डर लोड कर रहे हैं और क्रश मटेरियल लोड कर रहे हैं। और एक एग्जांपल दिए हुए हैं कि एक केस में 3 क्यूबिक मीटर लोड हो रहा है, एक के केस में 4.5 क्यूबिक मीटर मटेरियल आ रहा है। तो किस केस में 4.5 क्यूबिक मीटर आएगा बकेट के अंदर और किस केस में 3 क्यूबिक मीटर आएगा बकेट के अंदर। किस केस में कि बकेट में लोड किया जा रहा है बोल्डर को, एक जगह क्रश्ड मटेरियल को लोड किया जा रहा है, तो 4.5 मीटर किसके लिए आएगा, 4.5 मीटर क्रस्ट के लिए आएगा और बोल्डर के लिए 3 आएगा, ठीक है। तो यही क्या हो गया, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल था जिसमें लोडिंग कर रहा है। मान लो यहीं पे निकालना रहा कि बकेट कैपेसिटी एक्चुअल वॉल्यूम 3 है और बकेट कैपेसिटी 5 है, तो बकेट फिल फैक्टर क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। तो ये बकेट फिल फैक्टर है, ठीक है। बकेट फिल फैक्टर क्या होता है, अगर हम क्रस्ट मटेरियल के लिए निकालना चाहें, मतलब एक 4.5 वाला के केस में, तो क्या हो जाएगा 4.5 डिवाइड बाई 5, मतलब 0.9 हो जाएगा। मतलब देखो, जितना ज्यादा क्रश्ड मटेरियल रहेगा बकेट फिल फैक्टर उतना ज्यादा रहेगा, और जब पूरा क्रश्ड रहेगा तो उस केस में हो सकता है कि जो जितना बकेट कैपेसिटी है 5 है, तो 5 क्यूबिक मीटर मटेरियल भी बकेट के अंदर आ जाए, तो उस केस में 100% हो जाएगा कि बकेट फिल फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जब एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनसाइड द बकेट और बकेट कैपेसिटी इक्वल, जितना बकेट कैपेसिटी है उतना मटेरियल बकेट के अंदर आ जाएगा, तो बकेट फिल फैक्टर क्या हो जाएगा, उस केस में 1 हो जाएगा। तो ये बकेट फिल फैक्टर है, ठीक है। तो ऐसा है, हम टेस्ट में दिए वैसे तुम लोगों को क्वेश्चन, हम एक एग्जांपल लिए हैं कि 5 कहाँ से आया है, कि ये बकेट कैपेसिटी जो है ना, मान लिए हैं कि 5 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी है, जो सॉवेल है वो 5 क्यूबिक मीटर वाला है। अरे लीटर वाला भी यहाँ मत, लीटर वो बकेट विल एक्सकेवेटर का जो बकेट कैपेसिटी लीटर में होता है, ठीक है। तो 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर लिख सकते हैं ना, तो उसको हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक इसी में तुम लोग सिर्फ बताओ कि बकेट कैपेसिटी 10 क्यूबिक मीटर है, ठीक है, और बकेट फिल फैक्टर 0.8 है, तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनसाइड द बकेट कितना आएगा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनसाइड द बकेट कितना आएगा। वाह शुभम, बकेट कैपेसिटी दिए हैं 10 क्यूबिक मीटर और बकेट फिल फैक्टर 0.8 है, तो एक्चुअल वॉल्यूम मटेरियल कैसे निकलेगा, बकेट फिल फैक्टर क्या हो जाएगा,
एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनसाइड द बकेट डिवाइड बाय बकेट कैपेसिटी। तो बकेट फिल फैक्टर 0.8 दिया हुआ है हमसे, एक्चुअल पूछ रहा है वॉल्यूम मटेरियल इनसाइड द बकेट, और ये 10 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 8 क्यूबिक मीटर। तो ये था बकेट कैपेसिटी बकेट फिल फैक्टर। तो ये दो टर्म क्लियर हो गया कि बकेट कैपेसिटी इंटू बकेट फिल फैक्टर करेंगे तो क्या हो रहा है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनसाइड द बकेट कितना आ रहा है वो हो गया। ठीक है, सभी का 8 आ गया, सही है। अब आता है स्वेल फैक्टर क्या होता है। तो स्वेल फैक्टर का सिंपल ध्यान रखना है कि 100 प्लस परसेंटेज स्वेल डिवाइड बाय 100। अगर दिया हुआ है, मान लो ऐसा दिया हुआ था कि परसेंटेज स्वेल 40% है, परसेंटेज स्वेल 40% है, तो स्वेल फैक्टर क्या हो जाएगा 100 प्लस 40 डिवाइड बाय 100 मतलब 1.4। अगर परसेंटेज स्वेल 20 दिया हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा, सीधा लिख सकते हो, या मतलब 120% से बढ़ जाएगा, 1.2 हो गया। 80% दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, अगर 80% दिया हुआ है तो 1.8 हो जाएगा। ये कब होगा, हम लोग क्या बोलते हैं, ये ब्रोकन वॉल्यूम, ब्रोकन वॉल्यूम बाय इंसिटू वॉल्यूम। मतलब हम लोग मान लो जब ब्लास्टिंग करने से पहले और ब्लास्टिंग करने के बाद, ये हो गया ब्लास्टिंग करने के बाद जो ब्रोकन वॉल्यूम है, और ये ब्लास्टिंग करने के पहले जो इंसिटू वॉल्यूम है। तो हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ स्वेल होता है, तो वही स्वेलिंग फैक्टर है। ठीक है, वही स्वेलिंग फैक्टर है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, कुछ कुछ फॉरेन राइटर का जो बुक है उसमें इसको उल्टा भी लिख देता है। ठीक है, स्वेल फैक्टर को लिख देता है क्या, इंसिटू बाय इंसिटू वॉल्यूम डिवाइड बाय ब्रोकन वॉल्यूम भी लिख देता है। इसीलिए हम बताए हुए हैं ना यहाँ पे कि स्वेल फैक्टर से मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो टर्म एंड कंडीशन क्लियरली पता रहेगा हम लोग को। अब जब स्वेल फैक्टर इंसिटू वॉल्यूम डिवाइड बाय ब्रोकन वॉल्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंसिटू वॉल्यूम 100 हो जाएगा, अब ब्रोकन वॉल्यूम मान लो अगर वही 40% का लेते हैं तो ये 140 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमेशा ये वैल्यू लेस देन 1 आएगा, ये वैल्यू हमेशा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, स्वेल फैक्टर, एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी स्वेल फैक्टर आता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि ब्लास्टिंग करने के बाद हमेशा वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन कुछ कुछ फॉरेन राइटर वाले बुक क्या करते हैं, वो लोग ऑपोजिट वाले को ले लेते हैं कि स्वेल फैक्टर पहले मान लेता है वो इंसिटू वॉल्यूम डिवाइड बाय ब्रोकन वॉल्यूम। तो इसलिए स्वेल फैक्टर से मल्टीप्लाई कब करना है, स्वेल फैक्टर से डिवाइड कब करना है, तो जब भी स्वेल फैक्टर ग्रेटर देन 1 रहेगा तो उस केस में डिवाइड करना है, और जब स्वेल फैक्टर लेस देन 1 रहेगा तो उस केस में मल्टीप्लाई करना है। ये दो चीज ध्यान रखना है कि स्वेल फैक्टर ये ऊपर में कब आएगा, जब लेस देन 1 रहेगा, ठीक है, और ये नीचे कब आएगा, जब ग्रेटर देन 1 रहेगा। हमेशा ध्यान रखना कि ये जो भी फैक्टर दिया जाता है ना, ये हमेशा इसको कम करने के लिए दिया जाता है। कोई भी फैक्टर जो दिया जाता है तो उसके जैसे 12 फैक्टर दिया हुआ तो क्या एक से ज़्यादा रहेगा तो डिवाइड कर देंगे कि ऑटोमेटिक है कि अगर एक से ज़्यादा वाला से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो 12 फैक्टर से कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है कि 12 फैक्टर से कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है। 12 फैक्टर क्या होता है, हम लोग समझते हैं कि मटेरियल जो टूटा और जो एक्चुअल में जो मटेरियल था, ठीक है। और ये जो उल्टा जो ये स्वेल फैक्टर होता है ना, इसको बोलना चाहिए था, अगर फॉरेन में यूज कर रहा था इसको श्रिंकेज फैक्टर बोलना चाहिए था, इसको श्रिंकेज फैक्टर बोलना चाहिए था। ये एक्चुअल में जो टर्म है ये श्रिंकेज फैक्टर है, लेकिन ये श्रिंकेज फैक्टर ना लिख के वो लोग स्वेल फैक्टर ही टर्म यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम में क्या रहेगा, जो भी रहेगा वैल्यू उसके अकॉर्डिंग तुमको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। तो ये स्वेल फैक्टर का कॉन्सेप्ट हुआ। अब ये जो दिया हुआ है ये ध्यान रखना, ये 3600 डिवाइड बाय साइकिल टाइम जो दिया हुआ है ये एक्चुअल में दिया क्या हुआ है।
गेट में आता है, ठीक है, गेट में न्यूमेरिकल आता है। अब तुम लोग से हो सकता है न्यूमेरिकल ये पूरा फॉर्मूला पे ना पूछे, तुमसे यहीं पे न्यूमेरिकल पूछ दे कि परसेंटेज स्वेल 40 दिया हुआ है तो स्वेल फैक्टर क्या होगा, 1.4 होगा। तुमसे यहीं पे न्यूमेरिकल सीधा पूछ के रुक सकता है, ठीक है, डिप्लोमा वाले के लिए। ये एक्चुअल में दिया क्या हुआ है, हम लोग क्या जानते हैं कि जो साइकिल टाइम होता है, ठीक है, साइकिल टाइम क्या होता है कि एक, मान लो एक बार एक बकेट को अनलोड करने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, या इसको हम लोग जनरली इस तरीके से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड टू फिल, अगर सोयल वगैरह के पास सोयल के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ पासेज रिक्वायर्ड टू फिल ए डंपर, कि एक डंपर को फिल करने में टोटल कितना बकेट माल उसमें अनलोड करना रहता है, ये सोयल मतलब ये साइकिल टाइम कहलाता है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है कि साइकिल टाइम हमेशा सेकेंड में है, कि मान लो कि एक मतलब टीसी सेकेंड में एक बार बकेट अनलोड करता है, टीसी सेकेंड में, ठीक है, कि टीसी सेकेंड में एक बकेट अनलोड करता है तो एक सेकेंड में कितना करेगा, 1/TC, इसलिए एक घंटे में कितना करेगा, इतना बकेट। तो एक तरीके से क्या दिया हुआ है, ये जो चीज दिया हुआ है कि एक घंटे में कितना बकेट अनलोड कर रहा है मटेरियल, कि 1 आवर में कितना बकेट मटेरियल MATRIM कितना बकेट मटेरियल अनलोड कर रहा है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन है इसलिए। तो बहुत बार होता है क्या है कि तुमको ये साइकिल टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा, साइकिल टाइम के बदले क्या दे देगा कि एक घंटे में वो बोल देगा कि 106 साइकिल का मतलब एक घंटे में 106 बार वो मटेरियल अनलोड कर रहा है, 110 बार कर रहा है, 120 बार कर रहा है। तो एक घंटे में आ गया कि एक घंटा में टोटल कितना बकेट वो डिस्चार्ज कर रहा है, कितना बकेट वो अनलोड कर रहा है डंपर के ऊपर, ठीक है। अब आता है फैक्टर ऑफ स्विंग का कॉन्सेप्ट। फैक्टर ऑफ स्विंग क्या है, इसके लिए अलग अलग कंडीशन है, इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और मतलब डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो कब करेंगे डिवाइड, कब करेंगे मल्टीप्लाई, इसके लिए दोनों के लिए दो केस है। क्या दिया हुआ है कि ये मान लो है कि ये नेक्स्ट पेज में बताते हैं, ठीक है, स्लाइड में, इसको समझ लो सभी लोग, उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक तुम लोग को अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा, डिफिकल्ट लग रहा होगा। जैसे जैसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे कैसे वैल्यू पुट करना है तो तुम लोग के लिए इजी हो जाएगा। फैक्टर ऑफ स्विंग की बात कर रहे थे, इससे डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये एक मान लो सॉवेल है, ठीक है, ये बकेट है उसका, ये सीधा 90 डिग्री का एंगल है मान लो, ये 90 डिग्री पे फैक्टर ऑफ स्विंग हमेशा 1 होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है। अब एक डंपर को क्या कर रहा है वो, ये डंपर मान लो 45 डिग्री पे डंपर लगा हुआ है और यहाँ पे एक डंपर है, और एक डंपर जो है ये मान लो यहाँ पे लगा हुआ है 130 डिग्री में, ठीक है, एक डंपर 45 डिग्री में लगा हुआ है, एक डंपर 130 डिग्री में लगा हुआ है। तो तुम लोग बताओ, अरे यार ये कौन क्या सिलेक्ट हो गया है, पेन। अब तुम लोग बताओ यहाँ पे कि कहाँ पे साइकिल टाइम कम लगेगा। ये सॉवेल यहाँ है, यहाँ से माल उठा रहा है, ठीक है, यहाँ से माल उठा रहा है, और एक 45 डिग्री में एक डंपर को लोड कर रहा है, एक डंपर को 130 डिग्री में लोड कर रहा है। तो कहाँ पे इसको कम टाइम लगेगा,
सभी लोग बताओ, 45 डिग्री में क्या होगा, कम टाइम लगेगा। तो जब टाइम कम लगेगा, जब टाइम जो रहेगा कम लगेगा, तो क्या होगा उस केस में, प्रोडक्टिविटी मतलब बढ़ेगा। एक तरीके से क्या होगा, जब टाइम कम लगेगा तो जो अपना प्रोडक्शन रहेगा वो बढ़ेगा ना, कि तुरंत तुरंत डंपर को लोड करके निकाल देगा, हम लोग का प्रोडक्शन हाई हो जाएगा। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि फैक्टर ऑफ स्विंग मान लो दिया हुआ है तुम्हारा यही 45 डिग्री के एंगल में, एक बार दे दिया है 0.75, एक बार दे दिया है 1। हम लोग क्या जान रहे हैं कि जब 45 डिग्री एंगल पे लोड कर रहा है तो हमेशा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। क्या होगा, ये जो क्यू वाला फॉर्मूला था, ये जो क्यू था, कहाँ है क्यू, ये क्यू, जब 45 डिग्री के एंगल पे लोड करेगा तो बढ़ेगा। अब बढ़ाने के लिए क्या है कि एक बार एफ एस का वैल्यू कम दिया है, एक बार एक से कम दिया है, एक बार एक से ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, ये एक से ज़्यादा ले लेते हैं। फैक्टर ऑफ स्विंग लेस देन वन, ग्रेटर देन वन। तो जब लेस देन वन रहेगा, मान लो कोई नंबर एक 10 है, ठीक है, और इसको हम लेस देन वन वाले से डिवाइड करेंगे। अब मान लो 0.9 ये 8 दिया हुआ है और ये 1.2 दिया हुआ है, तो 0.8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये नंबर ऑटोमेटिक 10 से ज़्यादा हो जाएगा। जो 10 दिया हुआ था 10 से ज़्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा, मतलब जब भी फैक्टर ऑफ स्विंग, जब एंगल लेस देन 90 डिग्री रहेगा, जब एंगल लेस देन 90 डिग्री रहेगा और वैल्यू लेस देन वन रहेगा, तो उस केस में डिवाइड करना होगा। उस केस में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो इस केस में यहाँ डिवाइड करना होगा। और जब वैल्यू ग्रेटर देन 1.2 है, मतलब ग्रेटर देन वन है, तो यहाँ पे क्या ऑटोमेटिक, जब वैल्यू ग्रेटर देन वन है और हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, 45 डिग्री के एंगल पे लोड हो रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी केस है कि यहाँ पे भी 130 डिग्री में क्या होगा, मेरा ऑटोमेटिक है क्यों घटेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो प्रोडक्टिविटी क्या होगा, मेरा कम होगा। तो जब प्रोडक्टिविटी कम होगा तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि फैक्टर ऑफ स्विंग के लिए दिया हुआ रहेगा, एक बार लेस देन वन दिया हुआ रहेगा, एक बार ग्रेटर देन वन दिया हुआ रहेगा। लेस देन वन मान लो भाई 0.8 मान लेते हैं और ग्रेटर देन 1.2 मान लेते हैं। तो क्या है कि यहाँ हमेशा 130 डिग्री एंगल पे मेरा सॉवेल को ज़्यादा यहाँ टाइम लगेगा, उसको बकेट को मतलब डंपर को लोड करने में, तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पे जब प्रोडक्टिविटी कम होगा, तो जब अगर लेस देन वन रहेगा तो उस केस में मल्टीप्लाई करना होगा, और जब ग्रेटर देन वन रहेगा तो उस केस में डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये चीज़ तुम लोग को समझना होगा, तभी क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो क्वेश्चन सही नहीं होगा। डिप्लोमा वाले इतना डिटेल में तुम लोग नहीं समझना है, ठीक है, खाली सुन लो। बाकी गेट वाले को और उड़ीसा माइनिंग ऑफिसर वाले को फुल्ली फोकस्ड करना रहना है इसमें। अभी क्या बताएं, यहाँ जिस तरीके से सोयल फैक्टर का एक ही चीज था, एक ही कंडीशन था, यहाँ पे क्या हो गया, एंगल को लेकर अलग अलग कंडीशन रहा, कि 45 डिग्री पे अलग कंडीशन रहा, कि 45 डिग्री पे क्या वैल्यू दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना। हम लोग जानते हैं कि जब 45 डिग्री पर रहेगा तो मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तो जो भी वैल्यू दिया हुआ है हमको ऐसा करना है कि मेरा हमेशा प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो एक से ज़्यादा दिया हुआ रहेगा वैल्यू तो मल्टीप्लाई कर देंगे, एक से कम दिया हुआ रहेगा डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्टिविटी हमेशा कम होगा। जब प्रोडक्टिविटी हमेशा कम होगा तो उस केस में क्या करना होगा, अगर एक से ज़्यादा दिया हुआ रहेगा डिवाइड करेंगे, एक से कम दिया हुआ रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। ये 100 मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा वाला। और जहाँ पे फैक्टर ऑफ स्विंग कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो जहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो उसमें एक मान के चलते हैं, ठीक है, उस केस में एक मान के चलते हैं। तो ये हो गया फैक्टर ऑफ स्विंग। बाकी एज क्या हो गया, नंबर ऑफ वर्किंग आवर इन ए ईयर। मान लो कि एक साल में 300 दिन होता है, वर्किंग आवर मान लो वर्किंग डे 300 है, एक दिन में 3 शिफ्ट चलता है, और एक शिफ्ट में मान लो अगर इफेक्टिव वर्किंग आवर 6 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक साल में 6 या 18 या 5400 घंटा हो जाएगा ना। एक साल में कितना हो जाएगा, 5400 आवर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन की मशीन का हम लोग 70% कर रहे हैं, 80% कर रहे हैं, ये दिया हुआ रहेगा। और रो भी दिया हुआ रहेगा, डेंसिटी 2 टन है, 3 टन है, 4500 kg क्या है, सारा चीज दिया हुआ रहेगा। सत्यम उपाध्याय
बंदोपाध्याय जो तुम बोल रहे हो, देखो यहाँ दो कंडीशन लिखे हैं, एंगल तुमको देखना होगा कि एंगल क्या दिया हुआ है और ये वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये देखना होगा तुमको। इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे कि ये एंगल क्या दिया हुआ है और ये वैल्यू क्या दिया हुआ है। अब तुम ही लोग बताओ, ठीक है ना, तुम ही लोग से पूछ रहे हैं कि 100 डिग्री पे जाके लोड कर रहा है, ठीक है, 90 डिग्री पे एक लग लेते हैं फैक्टर ऑफ स्विंग। 100 डिग्री पे जब लोड करेगा जाके, कि एक डंपर यहाँ लग रहा है, 100 डिग्री पे जब लोड करेगा, सुनो यहाँ पे, जब 100 डिग्री में जाके यहाँ पे कोई डंपर आके लोड हो रहा है, तो क्या होगा, साइकिल टाइम, टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं, सत्यम? जब 100 डिग्री पे लोड करेगा डंपर को, तो टाइम ज्यादा लगेगा। 90 डिग्री के लिए टाइम मतलब फैक्टर ऑफ स्विंग 1 रहता है, तो 90 डिग्री कंपेरिजन में देखो क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा हमेशा। हाँ या ना बोलो। तुमको डाउट आ रहा है, तुम पहले इधर आओ तो, तुम यहाँ पे आओ, ठीक है। सत्यम तुम इधर हैंड, रेज हैंड करो, रेज हैंड जल्दी से करो। उसके बाद इसके ऊपर 5-6 न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। रेज, अब तुम यहाँ बताते हुए चलना, ठीक है। जब 100 डिग्री पे लोड करेंगे तो 90 के कंपेरिजन में क्या रहेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी मेरा कम होगा या, जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो प्रोडक्टिविटी मेरा ज़्यादा होगा या कम होगा, जल्दी से बताओ। टाइम ज़्यादा तो प्रोडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। अब दिया हुआ है, मान लो फैक्टर ऑफ स्विंग 100 डिग्री दिया हुआ है, ये मान लो फैक्टर ऑफ स्विंग 0.8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी को कम करना है, तो 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, प्रोडक्टिविटी कैसे कम होगा, इस, कैसे यार, अगर डिवाइड करेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूला में, देखो तुम, ये फॉर्मूला में अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये तो बढ़ जाएगा ना, ये डाटा क्या हो जाएगा, पूरा बढ़ जाएगा ना। तो उस केस में क्या होगा, हमको फैक्टर ऑफ स्विंग से क्या करना होगा, मल्टी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और वही अगर यहाँ पे दे देता है क्या, वही अगर यहाँ पे दे देता है कि फैक्टर ऑफ स्विंग 1.2 है, तो क्या है, मेरा प्रोडक्टिविटी कम करना है ना हमेशा, क्योंकि साइकिल मतलब यहाँ एंगल 100 डिग्री है, 90 से हमेशा ज्यादा लगेगा। 90 में एक मतलब स्टैंडर्ड टाइम में दिया हुआ है कि फैक्टर ऑफ स्विंग 1 होता है, और 90 से ज्यादा गए हैं तो क्या हो गया, मेरा साइकिल टाइम बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी कम हो गया। अब प्रोडक्टिविटी कम करना है तो 1.2 है, तो उस केस में क्या करना होगा, अगर 1.2 से मान लो मल्टीप्लाई कर देंगे तो बढ़ जाएगा ना वो, एक से ज्यादा, हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? बोलो क्या बोल रहे हो। अभी यहाँ एक कंडीशन बताएं तो, और ये कंडीशन, दूसरा कंडीशन जो बताएं थे सो 45 डिग्री वाला, लेस देन 90 डिग्री रहेगा उस केस में, लेस देन 1 में तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे, और इस जगह पे दोनों अलग अलग कंडीशन है। कंडीशन तो समझने की कोशिश करो, एक 90 डिग्री से कम का कंडीशन, एक 90 डिग्री से ज्यादा कंडीशन है। ये दो कंडीशन तुमको समझना होगा यहाँ पे। तुम वैसे इसको रट नहीं सकते हो कि लेस देन 1 रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, वो एंगल पे डिपेंड कर जाएगा, कि एंगल के अकॉर्डिंग तुमको एक्ट करना है वहां पे, ठीक है। हुआ क्लियर? ठीक।